हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, अनुराग ने फल खरीदे, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया, ऑप्शन सी आकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। देखिए, बात करें आकर्मक क्रिया की, तो ऐसी क्रियाएं जो कर्म के बिना है, नींद के नाम से स्पष्ट है, अकर्म यानी कर्म के बिना। तो ऐसी क्रियाएं जो कर्म के बिना है तो वो क्या कहलाती है? हमारी आकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ हैं वो क्या कहलाती है? हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो अनुराग ने फल खरीदे, यहां पर देखिए कर्म आया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? यहां पर राइट आंसर। चलिए बात करते हैं। देखिए, अनुराग ने फल खरीदे, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? यहां पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। देखिए, बात करें सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो नोट करके लिख लीजिए कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यहां पर बात करते हैं पहले गुणवाचक विशेषण की। तो नोट करके लिख लीजिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या फिर स्वभाव को बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या फिर सर्वनाम के संख्या का निर्धारण करता है वो हमारा क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर हम बात करें, देखिए परिमाणवाचक की, देखिए दोनों किसके हैं? परिमाणवाचक के भेद हैं। यहाँ पर पहले बात जान लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो नोट करके लिख लीजिए, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाप या नाप तोल आदि का बोध कराता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर दो है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, अगर निश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो इसमें आपको 1 kg 2 kg या निश्चित चीज दी होगी। लेकिन अगर बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो माप तोल में क्या होगा? आपको जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक या फिर बहुत, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा मक्खन, यहाँ पर देखिए मक्खन हमारा क्या संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा, और ढेर सारा यहाँ पर क्या निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए मापतोल की बात हो रही है, ठीक है। नापतोल की बात यहाँ पर क्या परिमाणवाचक होगा, और यहाँ पर ढेर सारा है, निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले कहलाते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है, वाले शब्द होगा, ठीक है। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो हमारे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर, यानी क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी ना। देखिए, बात करें नासिक व्यंजन की, सबसे पहले जान लेते हैं नासिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण हमारा क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण का कहने का मतलब क्या है? तो नोट करके लिख लीजिए, क, च, ट, तप। तो यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का, इन सभी का पांचवां वर्ण हमारा क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए, बात करें ऑप्शन डी की, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देखिए समास विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा? कोई कारक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? कारक चिन्ह मिलेगा। अगर बात करें बहुब्रीहि समास में, इसमें कोई तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें अव्ययीभाव समास का, तो यहाँ पर नोट करके ले लीजिए कि यहाँ पर पहला पद हमेशा क्या होगा? हमारा उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। और बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या मिलेगा आपको? योजक चिन्ह मिलेगा, या फिर समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा? और अथवा या फिर ये एवं शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जलवायु का, तो जलवायु का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जल और वायु। क्या होगा? जल और वायु। तो यहाँ पर और मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए,
अगर बात करें चंद्रशेखर का, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शिव। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर आपको चंद्र है जिसके सिर पर क्या मिलेगा, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात किसकी बात हो रही है, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि बहुब्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी लोग, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी जनता। देखिए अगर बात करें कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है तो जनता, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शब्द के पूर्व लगाकर, पूर्व में क्या होता है पहले, तो किसी शब्द के पूर्व या फिर पहले लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी संधि। देखिए अगर बात करें तो प्रत्यय का, तो प्रत्यय हमेशा शब्द के कहाँ लगता है, अंत में लगता है। कहाँ लगता है, अंत में लगता है। अगर उपसर्ग की बात करें तो यह शब्द के पहले या फिर पूर्व में लगता है, शब्द के पहले या फिर पूर्व में लगता है। तो यहाँ पर यही तो बोला है, किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वात, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी अनिल। देखिए बात करें वायु का पर्यायवाची की, तो वात होता है, मारुत होता है और अनिल भी होता है। देखिए अनल की बात करें, ये किसका पर्यायवाची है, ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रुदन, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी विषाद। देखिए अगर बात करें हर्ष का, तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, विषाद होता है। देखिए हर्ष में क्या होता है, प्रसन्नता होता है, और विषाद में क्या अर्थ क्या होता है, दुख होता है। तो यहाँ पर हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो विषाद होगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समिस विलोम शब्द है, समिस का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी मांसाहारी रहित, ऑप्शन सी निरामिष, ऑप्शन डी शाकाहारी। देखिए बात करें समिस का, तो समिस का विलोम शब्द क्या होता है, तो निरामिष होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करण कारक की विभक्ति है। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करण कारक की विभक्ति है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में पर, ऑप्शन बी नो ने, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी से या फिर के द्वारा। देखिए बात करें में पर की, तो में पर किसकी कारक विभक्ति होती है, तो अधिकरण कारक की, किसकी, अधिकरण कारक की। ठीक है, अगर बात करें ने की, तो ने हमारा किसका होता है, कर्ता कारक का होता है। अगर को की बात करें तो कर्म कारक का कारक विभक्ति है। अगर बात करें से का, तो से या फिर के द्वारा किसका है, तो हमारा करण कारक का है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। अगर देखिए बात करें यशोदा का, तो यशोदा के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यशः धन दा। ठीक है, इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि है। तो यहां पर विसर्ग का कौन सा नियम लगता है कि विसर्ग के पहले यदि आ हो और बाद में घोषवर्ण या फिर हा हो, तो हम उसके बाद क्या होता है, हमारा विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें सा में क्या छुपा हुआ है और उसके बाद क्या विसर्ग है और लास्ट में क्या दा यानी घोषवर्ण है, तो किसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। तो नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर घोषवर्ण। अगर आपको नहीं पता है घोषवर्ण किसे कहते हैं, तो नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा क्या कहलाता है, घोषवर्ण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गोरी, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी प्रिय। देखिए अगर बात करें मछली का, तो मछली का पर्यायवाची क्या होता है, मीन होता है। इसके अलावा अगर कोई पूछे सफरी, जल जीवन, मत्स्य, तो यहाँ पर देखिए इनको भी नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मात्मा में कौन सी संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। देखिए बात करें धर्मात्मा का जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा हमारा, धर्म धन आत्मा। क्या होगा, धर्म धन आत्मा।
तो यहाँ पर देखिए माँ में क्या छुपा आ है और आ का मेल किससे हो रहा है, बड़ा आ से हो रहा है, तो ये किसमें परिवर्तित, देखिए जब दो सजातीय स्वर हो और उनका जब मेल हो रहा है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन सा नियम है, दीर्घ स्वसंधि के अंतर्गत ये आता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा राइट आंसर है। यानी कि धर्मात्मक कौन संधि है, दीर्घ स्वसंधि है। अगर कोई दीर्घ स्वसंधि किसके भेद है, तो हमारा स्वसंधि के भेद है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी घातक, ऑप्शन सी विकट, ऑप्शन डी असाध्य। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो असाध्य प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पराजित, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी अक्रांत, ऑप्शन डी विजित। देखिए जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विजित होगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर हमें बताना कि पूजनीय का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या होगा राइट आंसर, यानी कि पूजनीय होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चालाकी करना, ऑप्शन बी विपत्ति को पहचानना, ऑप्शन सी भूल का आभास होना, ऑप्शन डी सचेत होना। देखिए बात करें अगर कान खड़े होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सचेत होना। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए निर्लज्ज होना, ऑप्शन बी धोखा खाना, ऑप्शन सी अभिमान करना, ऑप्शन डी कुछ समझना आना। देखिए अगर बात करें आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है क्या होगा, तो यहां पर हमारा क्या होगा निर्लज्ज होना। तो ऑप्शन ए हमारे पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों ही पद, यहां पर नोट मिसप्रिंट है, थोड़ा नोट करके लिख लीजिए, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान है उसे कहते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झूठा सच किसका उपन्यास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अस्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच किसका उपन्यास है, तो हमारे यशपाल जी का है। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या होगा राइट आंसर। आज वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।